हेलो साथियों, नमस्कार, राधे राधे। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हम लेकर आए आपके लघु उत्तरीय का प्रश्न लेकर आए हैं। ठीक है, देखिए हमारा प्रश्न क्या है जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं उसे समझ प्रश्न दिया है। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए, स्पष्ट कीजिए। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। यह क्रिया के समय, स्थान, समय, रीति आदि का बोध कराते हैं। जैसे राम धीरे धीरे चलता है, वह आज विद्यालय गया। यहाँ धीरे धीरे और आज क्रिया विशेषण है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखिए क्या है। हमारा अगला प्रश्न है कि गद्य शिक्षण के सामान्य उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। तो उत्तर है कि गद्य शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं। पहला है गद्य विद्यार्थियों में भाषा ज्ञान का विकास करना। दूसरा, शुद्ध उच्चारण एवं वाचन क्षमता विकसित करना। फिर तीसरा है शब्द भंडार में वृद्धि करना। चौथा है विचार व्यक्त करने की क्षमता बढ़ाना। अगला है नैतिक एवं सामाजिक मूल्यों का विकास करना। पढ़ने एवं समझने की आदत विकसित करना। यह है हमारा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। वाक्य किसे कहते हैं, उदाहरण स्पष्ट कीजिए। शब्दों के ऐसे समूह को जिससे पूर्ण अर्थ प्रकट हो वाक्य कहते हैं। जैसे मोहन विद्यालय जाता है, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। इन वाक्यों में पूर्ण अर्थ का बोध होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है हमारा। अगला प्रश्न है उपकार, अपमान, अनुपम। उपकार, अनुपम, उपेक्षा, खग, दो शब्दों के दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। क्या है, उपकार का पर्यायवाची क्या होगा, भलाई, सहायता। अनुपम का अद्वितीय, बेजोड़। उपेक्षा का क्या होगा, अनादर, तिरस्कार। खग का पक्षी, विहग। ये होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है हमारा। अगला प्रश्न दिया हुआ है समास किसे कहते हैं। बहुब्रीहि समास के दो उदाहरण लिखिए। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने संक्षिप्त रूप को समास कहते हैं। बहुब्रीहि समास के उदाहरण दशानन, 10 मुख वाला अर्थात रावण। नीलकंठ, नीला कंठ वाला अर्थात शिव। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए हमारा क्या है। हमारा अगला प्रश्न दिया हुआ है विपरीतार्थक शब्द से क्या आशय है। मुक्त, लौकिक, वादी तथा संयोग शब्द के विलोम शब्द लिखिए। उत्तर है इसका जो शब्द विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं उन्हें विपरीतार्थक, विलोम शब्द कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर मुक्त का दिया है, मुक्त का बंधन युक्त, परतंत्र। लौकिक का अलौकिक, वादी का प्रतिवादी, संयोग का वियोग। चलिए अगला प्रश्न देखिए हमारा क्या है। अगला प्रश्न है संधि किसे कहते हैं, उसके प्रकार लिखिए। दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। ठीक है, संधि 3 प्रकार के होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। चलिए अगला प्रश्न देखिए हमारा क्या है। हमारा अगला प्रश्न है उपसर्ग किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। जो शब्दांश किसी शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर दे उसे उपसर्ग कहते हैं। जैसे प्रधनहार बराबर हो गया प्रहार, इसमें प्र क्या हो गया, उपसर्ग हो गया। अनुधन शासन बराबर अनुशासन, इसमें अनु क्या हो गया, उपसर्ग हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न है अलंकार किसे कहते हैं। तो उत्तर हमारा है काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। इनसे भाषा सुंदर और प्रभावशाली बनती है। आइए अगला प्रश्न क्या है कि रस किसे कहते हैं। काव्य पढ़ने या सुनने से उत्पन्न आनंद को रस कहते हैं। ठीक है, और रस कैसे कहेंगे, लिखेंगे किसी काव्य, दृश्य, रचना, घटना आदि को पढ़कर, लिखकर, देखकर, सुनकर हृदय में जो भाव उत्पन्न होता है उसे रस कहते हैं। मुख्य रस हमारे देखिए दिया हुआ है कुछ रसों के नाम, श्रृंगार रस, वीर रस, करुण रस, हास रस आदि। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। हमारा अगला प्रश्न है कि मुहावरा और लोकोक्ति में अंतर लिखिए। मुहावरा वाक्यांश होता है, वाक्यांश मुहावरा में क्या होता है, वाक्यांश होता है। लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होता है। मुहावरा विशेष अर्थ देता है, लोकोक्ति लोक अनुभव पर आधारित होता है। मुहावरा का मतलब जैसे आँख दिखाना, लोकोक्ति का मतलब है जैसा बोओगे वैसा काटोगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है हमारा। अगला प्रश्न क्या है, पत्र लेखन के मुख्य प्रकार लिखिए।
पत्र लेखन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र और दूसरा है अनौपचारिक पत्र। अगला प्रश्न है निबंध के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं? उत्तर देखिए, तो निबंध के प्रमुख तत्व निम्नलिखित हैं। पहला भूमिका, विषय विस्तार, भाषा शैली, उपसंहार। ठीक, भूमिका, विषय विस्तार, भाषा शैली और उपसंहार, ये हमारे निबंध के प्रमुख तत्व हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है हमारा। अगला प्रश्न है कविता शिक्षण के उद्देश्य लिखिए। विद्यार्थियों में सौंदर्य बोध उत्पन्न करना, भावनात्मक विकास करना, शुद्ध उच्चारण विकसित करना, काव्य में रुचि उत्पन्न करना, कल्पना शक्ति का विकास करना, ये कविता शिक्षण के मुख्य उद्देश्य हैं। ये आएगा परीक्षा में, तो इसको इस प्रकार से पॉइंट वाइज लिख देना है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न है कि विराम चिन्ह किसे कहते हैं? पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो लिखते समय रुकने, ठहरने या भाव स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। जैसे पूर्ण विराम किससे कहते हैं? तो समाप्त होने पर पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, पूर्ण विराम का प्रयोग कहाँ किया जाता है? समाप्त होने पर। क्या समाप्त होने पर? वाक्य समाप्त होने पर। लिख देंगे यहाँ पर वाक्य। ठीक है, वाक्य समाप्त होने पर पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे राम विद्यालय जाता है, वाक्य पूरा हो गया, पूर्ण विराम दिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए हमारा क्या है। हाँ, अगला प्रश्न है कि प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग उदाहरण सहित लिखिए। ठीक है, प्रश्न पूछने वाले वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। प्रश्न है कि प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग कहाँ किया जाता है? ठीक, प्रयोग जो है उदाहरण सहित देना है। तो यहाँ लिखेंगे कि प्रश्न पूछने वाले वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। ठीक, जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, तो उसमें लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। विस्मयादि बोधक चिन्ह किसे कहते हैं? हर्ष, शोक, आदर्श आदि भाव प्रकट करने के लिए आदर्श सूचक चिन्ह या विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे वाह कितना सुंदर दृश्य है। ठीक, ये हमारा उदाहरण है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा क्या है। हमारा अगला प्रश्न है वाक्य किसे कहते हैं? वाक्य के मुख्य अंग लिखिए। तो शब्दों के ऐसे समूह को जिससे पूर्ण अर्थ प्रकट हो वाक्य कहते हैं। वाक्य के मुख्यतः दो अंग होते हैं, एक होता है उद्देश्य, दूसरा होता है विधेय। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या हमारा। अगला प्रश्न है हाँ, सरल वाक्य किसे कहते हैं? ये प्रश्न पूछता है कि सरल वाक्य किसे कहते हैं। तो जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। जैसे सीता पुस्तक पढ़ती है, सीता पुस्तक पढ़ती है। ठीक है, ये हमारा सरल वाक्य का उदाहरण है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है हमारा। अगला प्रश्न है कि संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य में दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य जुड़े हों उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे राम पढ़ता है और श्याम खेलता है, तो और क्या है? ये संयुक्त वाक्य। वाक्य को क्या करता है? जोड़ता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए हमारा अगला प्रश्न है कि शब्द किसे कहते हैं? शब्द के कितने भेद होते हैं? लिखिए। तो वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। जैसे कमल, विद्यालय, पुस्तक आदि। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द तीन प्रकार के होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या हमारा। अगला प्रश्न है कि वाचन का अर्थ स्पष्ट करते हुए वाचन के उद्देश्य लिखिए। लिखित भाषा को पढ़कर उसके अर्थ को समझने की प्रक्रिया को वाचन कहते हैं। वाचन के उद्देश्य देखिए, पहला उद्देश्य है शुद्ध एवं स्पष्ट पढ़ने की क्षमता विकसित करना। दूसरा, अर्थ ग्रहण करने की योग्यता बढ़ाना। तीसरा, शब्द भंडार में वृद्धि करना। चौथा है सही उच्चारण का विकास करना। पांचवा है पढ़ने में रुचि उत्पन्न करना। चलिए अगला प्रश्न देखिए हमारा क्या है। हमारा अगला प्रश्न है कि सस्वर वाचन की विशेषता एवं महत्व बताइए। सस्वर वाचन की विशेषता है पहला, इसमें स्पष्ट एवं ऊंचे स्वर में पढ़ा जाता है। उच्चारण शुद्ध होता है। भाव के अनुसार आवाज़ में उतार चढ़ाव रहता है। विराम चिन्हों का उचित ध्यान रखा जाता है। ठीक, सस्वर वाचन का महत्व, उच्चारण दोष दूर होते हैं, आत्मविश्वास बढ़ता है, भाषा की शुद्धता आती है, विद्यार्थियों में पढ़ने की रुचि बढ़ती है। चलिए अगला प्रश्न देखिए हमारा क्या है। हमारा अगला प्रश्न दिया हुआ है कि वाक्य संबंधी अशुद्धियों का वर्णन कीजिए। उत्तर है इसका, वाक्य में होने वाली त्रुटियों को वाक्य संबंधी अशुद्धियाँ कहते हैं। मुख्य अशुद्धियाँ निम्नलिखित हैं।
अगला है लिंग संबंधी अशुद्धि, वचन संबंधी अशुद्धि, काल संबंधी अशुद्धि, कारक संबंधी अशुद्धि, शब्द क्रम की अशुद्धि, विराम चिन्ह संबंधी अशुद्धि। ये 6 प्रकार की अशुद्धियाँ आती हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए हमारा क्या है। हमारा अगला प्रश्न है कि सस्वरवाचन के तत्वों का उल्लेख कीजिए। सस्वरवाचन के प्रमुख तत्व निम्नलिखित हैं: शुद्ध उच्चारण, उचित गति, स्पष्टता, स्वर का उतार चढ़ाव, भावानुसार वाचन, विराम चिन्हों का सही प्रयोग। ठीक, ये हमारे सस्वरवाचन के तत्वों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, प्रमुख तत्व उसके हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि वाक्यों के प्रकार बताइए। वाक्य मुख्यतः निम्न प्रकार के होते हैं: विधानवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, विस्मयादिबोधक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य। ठीक है, वाक्य के कितने प्रकार हैं? 7 प्रकार हैं। विधानवाचक वाक्य हैं, प्रश्नवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, विस्मयादिबोधक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य और संकेतवाचक वाक्य। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या हमारा कि गुण संधि किसे कहते हैं? जब अ या आ के बाद ई उ आने पर क्रमशः ए और ओ हो जाए तो उसे गुण संधि कहते हैं। जैसे राजा धन इंद्र, तो क्या हो गया? राजा धन इंद्र बराबर राजेंद्र। ठीक, आ धन ई बराबर ए होता है। ठीक है, ये है। दीर्घ संधि किसे कहते हैं? जब समान स्वरों के मेल से दीर्घ स्वर बनता है तो उसे दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे विद्या धन आलय बराबर क्या होगा? विद्यालय। चलिए हमारा अगला और लास्ट क्वेश्चन है कि स्वर संधि किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। जब 2 स्वरों के मेल से परिवर्तन होता है तो उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे राम धन ईश्वर बराबर क्या होगा? रामेश्वर। ठीक है, आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे।